मैंने कभी अपने पति के साथ रात नहीं गुजारी थी क्योंकि मुझे अपने पति से नफरत थी। फिर एक रात मैंने सारी हदें पार करके अपने 3 दोस्तों को घर बुलाया और फिर नशे की हालत में तीनों दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ। ज़रूरी नहीं है कि इंतज़ार सिर्फ अपनी पसंदीदा चीज़ों का ही किया जाए। कभी कभी हमें उन चीज़ों का भी इंतज़ार करना पड़ता है जिनसे हमें नफ़रत होती है। इसलिए मैं भी आज दुल्हन बनी बैठी अपने सबसे नापसंद इंसान का इंतज़ार कर रही थी। वो नापसंद इंसान कोई नहीं बल्कि मेरा पति था, जिससे अपनी थोड़ी देर मेरा विवाह हुआ था। मेरा आलीशान कमरा खूबसूरत से सजाया हुआ था, लेकिन काश मेरे कमरे की तरह मेरा हमसफ़र भी खूबसूरत होता, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने अपना कपड़ा भी नहीं बदला था, ना ही जेवरात से खुद को आज़ाद किया था। दिल तो चाह रहा था कि इन इंसान के दिए हुए जेवरात को नोचकर फेंक दूँ, उसका दिया हुआ कपड़ा भी फाड़ फाड़ कर अपने शरीर से जुदा कर दूँ। मैं अपनी बर्बाद जवानी के गम में थी। मैं अपनी इन्हीं सोचों में थी कि दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। मैंने जानबूझकर अपना हुलिया नहीं बदला था ताकि मैं उसे एहसास दिला सकूं कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और वो 2 मुकाबले में कितना आम है। जब 2 मेरे करीब आया बैठा तो मुझे हक से गले से पड़ा लंगूर वाला महावर अपने हालत पर सादिका लगा था। उसने मुझे देखकर मेरी तारीफ की कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, तो बदले में मैंने कहा कि हाँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम मेरे लायक नहीं हो। काश मैं भी तुम्हारी तारीफ के जवाब में तुम्हें खूबसूरत कह सकती, लेकिन शायद अफसोस कि तुम इस बात के लायक नहीं हो कि तुम्हारी तारीफ की जाए। ऐसा कहकर मैंने उसके लिए हुए तमाम जेवरात नोच फेंके, अपना हेयर स्टाइल उजाड़ दिया। फिर उसके दिए हुए कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। फिर मैंने 1 लाख रुपए वाला मेकअप साफ किया और अपना चेहरा आईने में देखने के बाद दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानबूझकर बाथरूम में देर से बाहर निकली ताकि मेरा पति सो जाए, लेकिन मैं बाहर आई तो वो कमरे में ही था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सो गई। मैंने सोचा कि मुझे बहुत हंगामा करना पड़ेगा और अपने पति से बहुत बुरे तरीके से पेश आना पड़ेगा ताकि वह मेरे पास ना आए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो खुद ही खामोशी से एक तरफ हो गया। उसने मेरे मामले में किसी किस्मत का ज़बरदस्ती नहीं की। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास घराने से थी, और जब मेरे लिए एक बहुत ही अमीर औरत ने अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी, सबने अच्छा समझकर उसे कबूल कर लिया। जब मैंने लड़के की शक्ल देखी तो वो बहुत मुझे एक आँख ही नहीं भाया। उसके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं था। वह बहुत बदसूरत था। मैंने बहुत हंगामा किया, लेकिन घर वाले ने मेरी एक न सुनी, क्योंकि वो सब पैसे के मारे मरे हुए थे और उन्हें इस अमीर घराने की सूरत में अपना भविष्य बेहतर महसूस हो रहा था। और मेरी सास को अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन चाहिए थी और मेरी खूबसूरती देखकर वो मुझे अपनी बहू बनाने के लिए मचल उठी थी। जब मेरे अपने घर वालों के बस में नहीं था कि उन दोनों माँ बेटे का जीना तंग कर दूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। उन लोगों ने मेरी करीबी का फ़ायदा उठाया था, अपनी दौलत की नुमाइशन करके मुझे खरीद लिया था। मेरी जज्बात और मेरे एहसास को किसी ने कोई फिक्र नहीं थी। मेरी सास ने मेरे मायके वालों को बहुत सारे पैसे दिए थे। मैंने अपने मायके वालों को हर किस्म का रिश्ता ख़त्म कर लिया था। उनसे कहा कि आगे ज़िंदगी में उनकी शक्ल में कभी नहीं देखूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं जितना खूबसूरत थी, मुझे पैसे की शक्ल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अच्छी शक्ल सूरत हर किसी के पास नहीं होती। इस ज़बरदस्ती शादी के बाद मैं बदमाशी पर उतर आई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर को तहस नहस कर दूंगी। इस घर के
मालकिन का सुकून खराब कर दूंगी। यह घर देखने में बहुत खूबसूरत और आलीशान था, लेकिन जितना बड़ा ये घर था उतना ही मुझे उसके अंदर रहने में घुटन महसूस हो रही थी। सच कहते हैं इंसान का जहाँ दिल न लगे वह कितना ही सुकून क्यों न हो, कोई फ़ायदा नहीं होता। इस घर में नौकर चाकर थे, जिंदगी की हर सुख सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन वो नहीं था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मर्द की शक्ल कौन देखता है, तो मैंने कहा था कि मुझे जैसी खूबसूरत पत्नी तो ज़रूरत पत्नी की शक्ल देखती है। सुबह शाम दिन रात मर्दों की शक्ल देखती है, अगर वही पसंद ही ना आई तो फिर पत्नी किधर जाए। मैंने अपनी माँ से कहा था कि चंद दिन की बात नहीं है किसी को बर्दाश्त करना, ये उम्र भर की बात है। एक चेहरा सारी जिंदगी देखना पड़ता है, और अगर वही एक चेहरा पसंद ना आए तो फिर लड़की क्या करे। शादी के दूसरे रोज मेरी सास की सहेलियां मुझे देखने के लिए आई, तो मैंने उनके सामने खूब हंगामा किया, जिसकी वजह से मेरी सास को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मैंने सोचा इस हंगामे के बाद मेरी सास किसी को घर बुलाना छोड़ देगी, अब ये दोबारा किसी को घर नहीं बुलाएगी। और वैसा ही हुआ, सास ने दोबारा किसी को घर नहीं बुलाया। सास की हालत देखकर मुझे कुछ सुकून मिला था। जो लोग मुझे बर्बाद किए थे उन्हें परेशान करके मुझे सुकून मिल रहा था, लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई। मैं हर दिन कोई न कोई ऐसा बहाना ढूंढती जिसकी वजह से मेरी सास और मेरे पति परेशान और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मुझे देखकर वो दोनों बिल्कुल खामोश हो जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं कहते थे। अगर मुझे कुछ कहते तो उन्हें मुँह की खानी पड़ती थी, क्योंकि मैं बदले में बदतमीजी पर उतर आती थी। वो लोग शरीफ लोग थे इसलिए खामोश हो जाते थे। मैंने सोचा कि मैं उन्हें इतना तंग कर दूंगी क्या कि 7 नस्लों तक ये लोग कभी किसी गरीब लड़की के मजबूरन का फ़ायदा उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जब मुझे इस सब से का गहन जब मिला, जब मैंने एक नया काम शुरू कर दिया। मैं रोज़ाना शाम को छोटे कपड़े पहनकर ड्राइवर के साथ घर से निकल जाती, सारी रात बाहर गुजारती, सुबह के टाइम वापस आती। मैंने ऐसी जगहों पर चुन लिया था जहाँ पर अमीर लड़कियों और लड़कियाँ जाती हैं। शहर में इस तरह की बहुत सारी जगहें हैं जो कि खास अमीर नौजवानों के लिए बनाई गई थी। वो लोग बहुत सारी रात गुजारते थे। दूसरे देशों में ऐसे देशों में नाइट क्लब का नाम दिया जाता था, लेकिन हमारे देश में ऐसी जगहों का कोई खास नाम नहीं होता था। हमारे देश में ऐसी जगह को छुपा कर इस्तेमाल किया जाता था ताकि कोई पुलिस का छापा न लग जाए। मैं भी ऐसे ही एक नाइट क्लब का हिस्सा बनती जा रही थी। मैं रोज़ाना रात को वहाँ जाती थी और फिर वहाँ पर बैठकर सबको देखती रहती थी। कुछ लड़के लड़कियों डांस कर रहे होते थे, कुछ डीजे म्यूजिक पर म्यूजिक चलाते, कुछ गेम्स खेलते रहते जिसमें बॉलिंग सुनकर वो इस तरह के खेल शामिल थे। मैं किसी के खेल का हिस्सा नहीं थी, ना ही किसी डांस से शामिल होती थी। मैं एक कोने में बैठ जाया करती थी और सबको देखती रहती थी। शुरू में रात को देर होने पर मेरी सास फ़ोन करके पूछती थी कि मैं कहाँ हूँ और कब आऊँगी, मगर जब मैंने इन पर बात उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया तो बाद में उन्होंने मेरी खैर खबर लेनी छोड़ दी थी। मैंने अपनी सास से साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने मेरे मामले में दखलअंदाजी बंद न की तो मैं मीडिया में जाऊंगी और उनकी फैमिली को बदनाम कर दूंगी। कुछ झूठ बोलकर, इल्ज़ाम लगाकर और बहुत कुछ कहकर ये शरीफ लोग थे मेरी धमकी से डर गए थे और मुझे आज़ाद छोड़ दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो दोनों घुट रहे थे। मैं जहाँ रोज़ाना बहुत रात होती अंदर, लेकिन रोज़ाना गुजारती रहती रात, वहीं फिर मुझे एक लड़का मिला। मैं अपने ख्यालों में गुम रहती, मेरे पास आया और उसने कहा कि वह रोज़ाना मुझे देखता रहता है। मैं एक कोने में बैठी रहती हूँ, किसी से कोई बात नहीं करती, मैं किस जगह का हिस्सा नहीं हूँ। फिर यहाँ पर कोई मौजूद है। उस लड़के का पहला सवाल था कि पहली बात थी ये सुनी मुझे थी कि रोहन की बात से मुझे उसकी दिलचस्पी महसूस हुई। मैंने उससे दोस्ती कर ली। रोहन ने 2 और दोस्त थे, मेरी उनसे भी दोस्ती हो गई। इस तरह मुझे 3 अच्छे दोस्त मिल गए। पहले मैं इस जगह पर मजबूरन आया करती, लेकिन अब मैं सास और अपने पति को तकलीफ़ पहुंचा सकूं। लेकिन अब मुझे यहाँ पर रोहन जैसे दोस्त की संगत मिल गई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन तीनों की वह बात अच्छी लगती थी। वो
तीनों अपनी हद में रहते थे। मैं गुस्सा ज़रूर थी, लेकिन मुझे भी अपनी हद का अंदाज़ा था। दोस्ती हो गई थी, लेकिन मुझे कभी भी ना कोई डांस किया था, ना ही गलत फरमाइश के लिए मजबूर किया था। हर शाम मुझे इकट्ठा होते थे और सारी रात बातें करते रहते, उधर घूमते रहते, लड़के लड़कियों को देखकर उन पर हंसते, एंजॉय करते थे और फिर सुबह होने से पहले घर चले जाते थे। मुझे इन तीनों से दोस्ती में कोई बुराई महसूस नहीं होती थी। एक दिन मैं वहाँ पर वापस आ रही थी। मेरी सास मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी। इन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि अब बहुत गुस्सा हो गई है, वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेहतर होगा कि मैं ये घर छोड़ दूँ। उनका बेटा मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार है। सास की बात पर जोर से हंसने लगी और मेरी सास मुझे हैरत से देख रही थी। क्यों कर रही हूँ ऐसा? मुझे उसने कहा कि मैं इतनी जल्दी उसके बेटे को घर जान नहीं छोड़ने वाली। मेरी ज़िंदगी का माँ बेटे को मजाक बना कर रखा है। मैं चाहे इस घर में ले जाऊँ और अब चाहे निकल जाऊँ। मैंने उनसे कहा कि इस घर में ही रहूँगी और अगर आप मुझे किसी निकालने की कोशिश की तो मेरे मौत के जिम्मेदार वह खुद होंगे। मेरी सास ने एक बार फिर से मेरी धमकियों से डर गई और खामोश हो गई, लेकिन सास की बातों से मुझे एहसास दिला दिया था कि मैंने सोचा भी मेरी सास मुझे घर पर निकालने की बात कर रही है। अब मैं इस घर में उनकी आंखों के सामने बेशर्म की तरह हदें पार कर दूंगी। इसी मकसद के लिए मैंने इस बात को नाइट क्लब में जाने का बजाय रोहन और उनके दोस्तों को घर पर बुलाना शुरू कर दिया। मेरे तीनों दोस्त रात को घर आते थे और उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठकर रोज बात करती थी। अपनी सास और अपने पति को खूब जलाती थी। मैं अपने दोस्तों से कहती थी कि ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसे या उल्टी सीधी बातें कहे, ताकि उनकी वो बातें मेरी सास और मेरे पति के कानों तक पहुँचे और उनके दिल जले। मेरी सास तो हमें इस तरह देखकर जहर का खून भर के रह जाती थी। फिर एक दोस्त सिगरेट लेकर आया जिसमें नशा था। मैंने अपनी सास को दिखाने के लिए सिगरेट मुँह में लगा लिया था और सास को दिखाने के चक्कर में रोजाना सिगरेट पीने की वजह से मुझे नशे की लत भी लग गई थी। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इनको दिखाने और जलाने के चक्कर में मैं खुद को बर्बाद कर राह पर ले जा रही हूँ। रोहन और उसके दोस्त मुझे दोस्ती के नाम पर बुराई की तरह ले जा रहे थे और मुझे कुछ होश नहीं था। एक दिन मेरे पति जल्दी से घर आए और मुझे रोहन और उसके दोस्तों के वीडियो दिखाने लगे जिसमें वो तीनों लड़कियों के साथ गलत हरकत कर रहे थे। मैं वो सब देखकर ठिठाई और अपने पति के सामने चिढ़ते चिल्लाने लगे और बोले कि वह यह सब जानते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बातों से मेरे पति का चेहरा फीका पड़ गया। वह मुझे ये बेकनीनी सदमे में देख रहा था। उसकी आंखों में नमी चमक रही थी, मगर मुझे तब भी उसका कोई एहसास नहीं हुआ। उल्टा मैंने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया और बोले कि उसके नसीब में खूबसूरत लड़की नहीं है, वो दूसरों लड़कों के नसीब से जलने लगा। रोहन और उसके दोस्त खूबसूरत लड़के थे, इसलिए उन लड़कियों के करीब में थे। मेरी बात पर मेरा पति बिल्कुल खामोश हो गया और पहले कभी जो मुझे समझाने की कोशिश करता था वो भी छोड़ दिया था। मेरी सास गुमसुम अपने कमरे में बंद रहने लगी। मेरा पति सारा दिन घर से बाहर रात गुजारने लगा। इस सब से सबक लेने और शर्मिंदा होने के बजाय मैं बदतमीजी पर उतर आई थी। पूरे घर में किसी मालकिन की तरह घूम रही थी। अपने दोस्तों को बुलाकर अब मैं अक्सर किसी न किसी कमरे में ले जाती और खाते पीते मूवी देखते रहते। मेरी अय्याशी और बदसलूकी की वजह से मेरी सास को एक दिन दिल का दौरा पड़ गया और मैं जो घर पर ही अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय सुकून से अपने कमरे में जाकर बेंच पर बैठकर सो रही थी। मेरी सास को एक नौकर थी जो मेरी सास की संभाल कर और मेरे कमरे में बदलाव बजाकर मेरी सास के हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहने लगी। मुझे इस नौकरानी से बहुत जलन थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी जो हालत की सताई हुई इस घर में नौकरी कर रही थी। वो लड़की सांवली थी मगर बहुत ही तेज थी। पहले दिन से मैं उसे इस घर में अपनी सास के साथ देख रही थी। वो हर मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले थी और फिर उसका यूं मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा कर मेरा सर खाना। मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कमरे से निकलकर उसे नफरत से धक्का दिया और गुस्से से कह दिया कि अगर उसे इतनी ही परवाह है वो खुद अपनी मालकिन को हॉस्पिटल ले जाए। मेरी बातों पर वो
लड़की हैरान रहेगी और वहाँ से चलेगी। मैं नहीं जानती थी कि फिर क्या हुआ। उस लड़की ने कैसे पूरी मेरी सास को हॉस्पिटल पहुँचाया, मगर अगली सुबह एम्बुलेंस मेरी सास की लाश को घर पहुँचा गई थी। उसे घर लाने वाली वही नौकरानी थी, जबकि वह मेरी जिम्मेदारी थी। अपनी सास की मौत पर पहली बार मेरा दिल कांप सा गया था। मेरी सास एक अच्छी औरत थी जिसने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। मुझे उसकी मौत का धोखा बहुत अफसोस हुआ था। मुझे पता चला कि मेरा पति शहर से बाहर था, इसलिए वो रात के वक्त अपनी माँ की हालत के बारे में जानकर भी पूरी तौर पर वापस नहीं आ पाया। वो जब घर लौटा तो उसकी माँ का लाश पड़ा हुआ था और मैं अपने कमरे में बंद पड़ी हुई थी। मेरे पति के सदमे से बुरा हाल था। उसके पास उसकी माँ थी जो अब दुनिया में नहीं रही थी। सर मार मार कर रो रहा था। मैं कमरे में बंद उसे सुन रही थी। जब मेरी सास का लाश उठाकर घर से बाहर मेहमान सारे चले गए, पति मेरे पास कमरे में आया। मुझे लगा था कि वो मुझे खूब डांटेगा और पहली बार मैंने उसे बेइज्जती करने का नहीं सोचा था, बल्कि मैं उसे तसल्ली देना चाहती थी। मगर अब मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। वो मेरा बाजू पकड़कर मुझे कमरे से बाहर घसीटता हुआ ले गया और बोला कि मैं उसके घर से चली जाऊँ, वो मुझे डिवोर्स भेज देगा। मैं अपनी आदत के मुताबिक गुस्से में आ गई और उसे धमकाने लगी कि वो मुझे ऐसे नहीं निकाल सकता, मैं उसे सब लोगों से बदनाम कर दूंगी। मेरी धमकी पर उसने जो मुझे कहा वो सुन मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोग जानते थे कि मैं बदकिरदार लड़की हूँ और लोग कई बार उसे ऐसी बदकिरदार पत्नी को डिवोर्स देने की राय दे चुके हैं। मगर उसकी माँ एक अच्छी औरत, उसने अपने बेटे की डिवोर्स देने से रोक रखा था और हर बार कोशिश करती रही मुझे समझा सके। मैं घम में थी। लोग मेरी धमकियों से डरकर खामोश रहते थे, मुझे कुछ कह नहीं पाते थे। आज वो भरम भी टूट गया था। मुझे आज पता चला कि मुझे सिर्फ मोहलत मिल रही थी, मगर मैं अपनी जिद और ठिठाई की वजह से बहुत आगे बढ़ती चली गई। अब सच्चाई जानकर थोड़ी घबरा गई थी और पति को दबाने के लिए उसे एहसास दिलाने की कोशिश करने लगी कि वो अपनी माँ की लाई हुई लड़की को यूं घर से नहीं निकाल सकता, उसकी माँ की आत्मा को तकलीफ देगी। मेरी कोशिश थी कि वो किसी तरह मुझे एक बार मौका दे दे, क्योंकि मैं अब पैसों के बगैर नहीं रह सकती थी और अपने घर वालों से मैं बहुत पहले ही इस तरह चीख चीख कर उन सबको जलील करके सारे रिश्ते ख़त्म कर चुकी थी। मेरी बात पर मेरे पति ने नफरत से मुझे देखा और कहा कि मेरी माँ तुझ जैसी लड़की को लाकर खुद भी पछतावे में थी, इसलिए उसकी आत्मा कभी बेचैन नहीं होगी। फिर उसने मुझे बताया कि कैसे उसकी माँ की तबीयत खराब होने पर उसकी नौकरानी ने उसे कॉल की थी। तब उसने नौकरानी से कहा था कि कॉल पर मुझसे बात करवाए ताकि वो मुझे कह सके कि उसकी माँ को अस्पताल ले जाऊं। मगर जब नौकरानी मेरे पास दरवाज़ा खटकाया, उल्टा चीखने लगी और उसे कह दिया कि वह खुद ले जाए। तभी मेरा पति दूसरी तरफ फ़ोन पे मौजूद था और उसने सब सुन लिया था। वो बोला था उसने तभी सोच लिया था कि उसकी माँ चाहे जितने भी वास्ते दे, वो मुझे जैसी लड़की से रिश्ता नहीं रखेगा। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। उसकी माँ तड़प तड़प कर दुनिया में से चली गई। वो पहली बार मुझे नफरत से देख रहा था और बोला कि उसे कभी भी खूबसूरती की चाहत नहीं थी, वो हमेशा एक शरीफ लड़की चाहता था। मगर उसकी माँ की इस ख्वाहिश ने उन दोनों माँ बेटों को जलील करवा दिया था। मैं सच जानकर खामोश रहेगी। मेरा पति एक खूबसूरत में खूब नहीं था। मैं सिर्फ मुझे पत्नी की हैसियत से इज्जत देता था। मैं समझती रही कि वह मेरी सूरत का दीवाना है। मेरी सुन बिना मेरे पति उसे वक्त मुझे डिवोर्स दे दिया। साथ ही उसने मुझे डिवोर्स के कागजात तैयार करवाने के मुझे गेस्ट हाउस में रहने को कहा। मुझे उस वक्त भी महसूस नहीं हुआ कि मैं अभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे जताने के लिए मुझे उसकी परवाह नहीं अपने तीनों दोस्तों का घर बुलाया, उनके साथ हल्ला गुल्ला करके बेशर्मी की हद पार कर दी। मेरा पति उस रात घर से चला गया था और मैं भी उस काम को ख़त्म कर चुकी थी। मैंने उन लड़कों के साथ नशा किया। जब उन्होंने मुझे होशो हवासों से बेगाना देखा तो पहली बार अपना असल रूप मेरे सामने ले आए और वह सब मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैं चीखने चिल्लाने मदद मांगने लगी, मगर मेरी सुनने वाला वहाँ कोई न था। अगले दिन वो लड़के मुझे मुर्दा हालत में वहीं छोड़कर चले गए और मेरे पति ने आकर मुझे डिवोर्स के कागजात पकड़ा दिए। मैं डिवोर्स के कागजात लेकर उस हालत में नहीं थी कि वहाँ से खड़ी भी हो सकूँ। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी।
अपनी इज्जत गंवार कर मुझे एहसास हुआ था कि क्लब में नशा करने वाले लड़के कभी दोस्त नहीं हुआ करते, जबकि उनकी असलियत तो मेरे पति बहुत पहले ही मुझे बता चुके थे। मगर मैं जिद में अंधी हो गई थी और अपनी इज्जत को खुद उन लड़कों के हवाले कर बैठी थी। पूरा एक हफ्ते में वहाँ बेबस पड़ी रही और नौकरानी मेरे आगे खाना फेंक कर चली जाती थी। जब कुछ संभल कर मैं बाहर निकली तो मेरे सामने मेरे पति के साथ बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। वो मुझे देखकर ठिठक गई तो मेरा पति ने उसे बताया कि यह मेरी पहली पत्नी है जिसे मैंने डिवोर्स दे दिया है और अब इसका मेरे घर में कोई हक नहीं है। फिर वो तरफ पलटा और बोला कि अब मैं संभल चुका हूँ तो अपना गंदा शरीर लेकर इस घर से चली जाऊँ, क्योंकि उसकी पत्नी मेरा शरीर बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने उस लड़की को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, मगर वो उस बदसूरत मर्द के पहलू में सुकून से खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर गुलाब बिखरा हुआ था और वही नौकरानी अपनी नई मालकिन के आगे पीछे घूम रही थी। फैमिली पूरी थी और मेरी वहाँ कोई जगह नहीं थी। इस फैमिली का हिस्सा मैं भी तो हो सकती थी, मगर मैंने अपने घमंड से सब कुछ गवा दिया। अब मैं एक पागल खाने में रहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ हादसे ने मुझे दिमागी मरीज बना दिया। मैं कभी बिल्कुल ठीक नहीं होती हूँ और कभी अचानक चीखने चिल्लाने लगती हूँ। मेरे अंदर डर सा ठहर चुका है कि मैं पाप के हिस्से में बन चुकी हूँ। भगवान ने मुझे इज्जत की ज़िंदगी दी थी, लेकिन मैंने खुद अपने जिलील बना दिया था। रोहन और उसके दोस्त बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उन खूबसूरत चेहरों का भयानक रूप मैंने जब देखा तो मुझे खूबसूरत चेहरों से नफरत हो चुकी थी। मैं आज भी शीशे में अपना चेहरा देखकर खूब बुरे तरीके से अपना बाल नोचने लगती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।